हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 इतिहास में इम्पोर्टेंट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम देखेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, यानी शब्द जो हम लोग कहे रूढ़िवाद, इसके मायने हम लोग समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, नया शब्द है रूढ़िवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूढ़िवाद क्या है? ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा यानी स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। रूढ़िवाद क्या है? एक राजनीतिक दर्शन है, ठीक है, जो परंपरा हो गया, ठीक है, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, ठीक है, रीति रिवाज पर जोर देता है, और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। रूढ़िवाद एक राजनीतिक दर्शन है, फिलॉसफी है, ठीक है, जो परंपरा पे, स्थापित संस्थानों पे और रीति रिवाज पर जोर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, जो रैपिड ग्रोथ है, ठीक है, जो तेज़ बदलाव है, तेज़ जो बदलाव होता है उसके बजाय धीरे धीरे, ठीक है, जो धीरे धीरे विकास हो रहा है उसको प्राथमिकता देता है। तो समझ में आ गया रूढ़िवाद क्या होता है? एक राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा पे, स्थापित संस्थानों पे और रीति रिवाज पर जोर देता है। और यहाँ पर क्या होता है, तेज़ जो बदलाव होता है, रैपिड जो चेंज होता है, उस पर फोकस नहीं करता। ये क्रमिक जो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, लगातार और धीरे धीरे जो विकास हो रहा है उस पर जो जोर देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रूढ़िवाद। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हो गई थी, ठीक है। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे कि राजतंत्र हो गया, चर्च हो गया, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। यानी कि रूढ़िवाद लोग ये मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे कि आपका राजतंत्र हो गया, ठीक है, राजा सिस्टम, ठीक है, चर्च हो गया, सामाजिक हो गया, ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, उनका विचार था। फिर भी अधिकतर रूढ़िवाद लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे, ठीक है। 1815 में ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, प्रसा हो गया और ऑस्ट्रिया, ये 4 यूरोपीय कंट्री, ठीक है, शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, ठीक है, वियना में मिलते हैं। और इस सम्मेलन यानी कांग्रेस की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये जो 4 शक्ति था, ठीक, उस समय, ठीक है, ये मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया था, हरा दिया था। और इसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मीटिंग करते हैं। और इस सम्मेलन में, ठीक है, इस कांग्रेस में की मेज़बानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था ड्यूक मैटरनिक ने किया था। और इसमें प्रतिनिधि ने 1815 की वियना संधि यानी ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य क्या था? उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना था जो नेपोलियनाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन ने जो चेंज लाया था उसको ख़त्म करना था। इस किस ट्रीटी का मतलब था? वियना ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ उसका मुख्य मकसद था, उसका मुख्य लक्ष्य था, यानी नेपोलियन ने जो चेंज लाया था उनको फिर से ख़त्म कर देना, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंशों को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया।
प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था की आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक प्रमुख मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया, उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया गया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने पर और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। ठीक है, उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। ठीक है, यानी उस वक्त क्रांतिकारी होने का मतलब था राजतंत्र व्यवस्था पर सवाल करना। ठीक है, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैत्सिनी। उनका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, देश से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उसके दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वपन में मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, क्रांतियों का युग 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अन्य क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे
आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग के थे। ठीक है, इनमें प्रोफेसर था, स्कूल अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी चले गए, जहां 1824 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया गया। 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि हुआ, जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया गया।